आज की अपनी जो हेडिंग है वो है एलिंगम डायग्राम। ठीक है, और एलिंगम डायग्राम एक बार कर लेते हैं तो आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से फील आ जाएगा कि इसके अंदर किस केस में हमें कौन सा जो प्रोसेस है वो लगाना पड़ता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अपनी एनसीईआरटी पे आप लोग इस टाइप का एक डायग्राम देख रहे होंगे, एनसीईआरटी पे इस टाइप का एक डायग्राम देख रहे हो। ठीक है, जिसको आप लोग कौन सा डायग्राम बोलते हो, एलिंगम डायग्राम। हालांकि इसमें जितना नजर आ रहा है आपको, केवल इतने ही एलिमेंट्स नहीं होते या इतनी लाइनें नहीं होती, और बहुत सारी लाइनें होती है। ये क्या होता है और इस डायग्राम को देख के हम क्या क्या कंक्लूड करते हैं, इस चीज को जरा अच्छे से समझना आपको। थोड़ा सा इसमें फिजिकल केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स पार्ट है। ठीक है, अच्छा, कई लाइनें आप देख रहे हो कि इस ग्राफ में बड़ा अजीबोगरीब सीन आपको नजर आ रहा होगा। कुछ लाइनें आपके सामने देख रहे हो कि नीचे की तरफ, सॉरी, सीधी सीधी सी लगभग है। ठीक है, कुछ लाइनें आप देख रहे हो कि इस केस में क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रही है। कुछ लाइनें ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। ज्यादातर लाइनें आप देख रहे हो किधर जा रही है, ऊपर की तरफ। ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये क्या है, ये क्यों, कोई सीधा जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है। ठीक है, और फिर इस लाइनों का पर्पज क्या है, क्या हमें ये बताएगा। ठीक है, तो ये क्या बताएगा इसका मैं आपको बताता हूँ। पहले देखो तीन केस होते हैं। जैसे इन जनरल कोई मान लो मेटल है आपके पास, ठीक है, और एलिंगम डायग्राम क्या अपना बता ही चुका हूँ। अपना आज का जो टॉपिक है वो एलिंगम डायग्राम को समझना है, उसका पर्पज समझना है। ठीक है, तो एलिंगम डायग्राम क्या है उसको देखो आप लोग। एलिंगम डायग्राम में जैसे मान लो मेरे को बोला जाए कि मैंने कोई मेटल का ऑक्साइड बनाया है, ठीक है, मेटल से। ठीक है, मान लो उसका कोई फॉर्मूला है, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला मान लो MO है, और मेटल ऑक्साइड होगा तो ऑब्वियस बात हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सॉलिड स्टेट में होगा। मेटल भी क्या है, सॉलिड है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो मैंने ऑक्सीजन गैस यूज की है, और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ मेटल ले लिया मैंने। ठीक, तो अब क्या है यहाँ पे कि 2 टाइम्स ऑफ मेटल सल्फाइड से मैंने, मेटल सॉलिड से मैंने मेटल ऑक्साइड बनाया। यहाँ भी ऑब्वियसली बात है 2 टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स ऑफ MO बनेगा मेरे पास। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस रिएक्शन का कुछ डेल्टा H रहा होगा, कुछ डेल्टा G रहा होगा। पहले तो ये बताओ डेल्टा H इसका जो रास हो रहा है, इसका डेल्टा S को लेके आप क्या कमेंट करोगे। इस रिएक्शन का डेल्टा S पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए? नेगेटिव। आप सब समझ पा रहे हो कि इस केस में इधर गैस के मोल ज्यादा हैं। आप फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सीधा सीधा पढ़ाया जाता है, गैस के मोल जिधर ज्यादा होंगे, ठीक है, मतलब उस तरफ अगर रिएक्शन जाएगी ज्यादा गैस के मोल की तरफ, तो रैंडमनेस बढ़ती है। और अगर गैस के मोल किसी रिएक्शन में डिक्रीज करते हैं तो आप कह सकते हो कि रैंडमनेस डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है, इधर गैस के मोल हैं और इधर कोई नहीं है, तो इसका मतलब रैंडमनेस इस प्रोसेस में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अच्छा, रैंडमनेस अगर डिक्रीज होगी तो आप मेरे को ये बताओ कि थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा G बराबर क्या होता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ठीक है, तो डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है। तो ऐसे केस में अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, तो टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेल्टा G की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, या सीधी सी बोलो इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये डेल्टा S, आप टेम्परेचर, डेल्टा S का साइन भी नेगेटिव है, ये साइन भी नेगेटिव है। जब दोनों साइन आपके पास नेगेटिव हो गए, ठीक है, तो डेल्टा H को तो एज इट इज रहने दो, ये माइनस और ये भी माइनस। तो ऑब्वियस बात है इस केस में आपके पास जो भी प्रोडक्ट यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उसके चलते ये वैल्यू क्या होगी, ऐड होगी। ठीक है, मतलब बढ़ेगी, पॉजिटिव में बढ़ेगी। तो डेल्टा G जो है वो क्या करेगा इस केस में, आप क्या बोल सकते हो, इंक्रीज करेगा। ठीक है, डेल्टा G की वैल्यू इस केस में क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब दूसरी बात देखो, डेल्टा G की वैल्यू इंक्रीज करेगी मतलब पॉजिटिव की तरफ जाएगी। ठीक, तो या तो वो पहले मान लो मोर नेगेटिव था, ठीक है, पहले वो मान लो ज्यादा नेगेटिव था, जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो किस में चला गया, लेस नेगेटिव में जाएगा। और लेस नेगेटिव में भी अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वो इनडायरेक्टली किस में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। यहाँ पे पता नहीं एनसीईआरटी में, हाँ दिया है, देखो ये लाइन आप देखो, ये वैल्यू आपको कितने नजर आ रही है, 0 नजर आ रही है ना। ठीक है, ये लाइन एक्चुअली आप देखो, कोई ग्राफ वगैरह बनाते हैं तो आपके दिमाग में रहता है कि ये लाइन 0 लाइन होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 0 वाली लाइन ऊपर है, जरा देखना। ठीक है, 0 वाला जो पॉइंट है वो ऊपर है। अमूमन मेटल ऑक्साइड वगैरह का जो फॉर्मेशन होता है वो जनरली नेगेटिव होता है। मेटल ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन होता है वो नेगेटिव होता है, डेल्टा G ऑफ फॉर्मेशन जो होता है।
लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ऐसे पर्टिकुलर केस में, तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये वैल्यू किधर की तरफ जाएगी? पॉजिटिव की तरफ। तो आप देखो इस टाइप का अगर ग्राफ है हमारे पास, ये चलो जहां भी डेल्टा जी है जितना भी है पहले पर होगा, मान लो नेगेटिव में ही होता है तो हम बोल दे रहे हैं कि ये अमूमन नेगेटिव में रहता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दो कि जैसे जैसे मैं इस केस में टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो इस तरीके से क्या होती जाएगी? इंक्रीज, इस तरीके से बढ़ेगी, ठीक है। डेल्टा जी की वैल्यू इस तरीके से क्या होगी? इंक्रीज करेगी। ये डेल्टा जी है आपके पास और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? टेम्परेचर है। तो यहाँ पे आपका डेल्टा जी होता है इस एक्सिस पे और इस एक्सिस पे टेम्परेचर होता है। तो ये ग्राफ ऊपर कब जाता है? ऊपर जाने वाला ग्राफ आपको कब मिलता है? ऊपर जाने वाला ग्राफ आपको मिलता है जब डेल्टा एस क्या हो? नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, क्या ये डेल्टा एस नेगेटिव ही होगा हर बार? हर बार नेगेटिव होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी ये डेल्टा एस क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। आपके साथ मैं 3 रिएक्शन डिस्कस कर रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सी 3 रिएक्शन? कार्बन को लेकर के है वो, ठीक है। देखो कार्बन को लेकर के है तो आप देखो कार्बन सॉलिड प्लस क्या आपके पास? O2 गैस, और यहाँ पे मान लो मैंने बना दिया CO2 गैस, ठीक। और एक केस में मैंने क्या किया? कार्बन सॉलिड, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, और मैंने यहाँ पे बना दिया मान लो 2CO गैस। CO तो गैस होगा ना, जैसे मेटल ऑक्साइड था वो तो सॉलिड था, ठीक है। लेकिन कार्बन का जो मोनोऑक्साइड होगा वो तो क्या होगा आपके पास? गैस फेज में होगा, ठीक है। अब एक थोड़ी सी जो जगह बची है उसी को यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये गैस है, प्लस आपने इसको क्या किया? O2 से रिएक्ट कर दिया, और O2 गैस से रिएक्ट करके मान लो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? 2CO2 गैस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो बताओ इस केस में डेल्टा एस, इस केस में डेल्टा एस और इस केस में डेल्टा एस का साइन बताओ। इस केस में बताओ पहले तो, इधर वाले केस में आप आराम से बता दो कितने गैस के, इधर कितने गैस के मोल? इधर 1 मोल है, 1 मोल गैस का, और इधर कितना? 2 है, 2 मोल गैस का है। तो 1 मोल से अगर 2 मोल गैस की तरफ जा रहे हो तो ऑब्वियस बात है डेल्टा एस पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। इस केस में डेल्टा एस का साइन क्या होगा बोलो? पॉजिटिव। इस केस में आप देखो ये गैस है गलत, ठीक है। तो इधर 2 और 1 3 मोल गैस के हैं, पॉजिटिव कैसे होगा? नेगेटिव नेगेटिव होगा सर। ऑब्वियसली बात है, इधर 3 मोल गैस के हैं और इधर आपके पास कितने हैं? ये गैस लिखी हुई है, जगह नहीं बच रही थी तो मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ पे डेल्टा एस का साइन कैसा होगा आपके पास? नेगेटिव होगा, ठीक है। और इस केस में बताओ आप लोग, ठीक है, यहाँ पे ये सारा गैस है, ध्यान रख लेना। इस केस में बताओ डेल्टा एस का साइन क्या है? 0। देखो मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था, बताया था अगर गैस के मोल में चेंज ना आ रहा हो तो ये मत बोल लेना कि डेल्टा एस एग्जैक्टली 0 होगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है इन दो वैल्यूज के मुकाबले इसका जो डिफरेंस होगा, चाहे पॉजिटिव डिफरेंस हो चाहे नेगेटिव डिफरेंस हो, वो डिफरेंस काफी कम होगा। और इस केस में मैं उसको मान ले रहा हूँ कि वो इनके रिस्पेक्ट में अगर बात करूं तो इनके रिस्पेक्ट में मैं उसे मान ले रहा हूँ कि ऑलमोस्ट क्या है? 0 है, क्योंकि ऑब्वियस बात है इधर भी 1 मोल गैस का है और इधर भी 1 मोल गैस का है। पर इसका ये मतलब नहीं होता, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया हुआ है, क्योंकि गैस की भी अलग अलग रैंडमनेस होती है। O2 गैस की अलग रैंडमनेस होगी, CO2 गैस की अलग रैंडमनेस होगी। लेकिन हाँ जो डिफरेंस आएगा और जो डिफरेंस गैस के मोल के अंदर चेंज आने से आता है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू क्या होगी? ये कम होगी, स्मॉल वैल्यू होगी, ठीक है। इनके दोनों के रिस्पेक्ट में जहाँ गैस के मोल का डिफरेंस आ रहा है और जहाँ गैस के मोल में डिफरेंस नहीं आ रहा, वहां पे वो जो वैल्यू रहेगी वो स्मॉल वैल्यू रहेगी, और जहाँ गैस के मोल में डिफरेंस आएगा वहां पे ऑब्वियस बात है जो वैल्यू रहेगी वो बड़ी वैल्यू रहेगी, ठीक है। ये गैस गैस गैस। चलो अब आगे ध्यान दो। तो इन तीनों केस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो डेल्टा एस अगर ऐसा है तो डेल्टा जी बराबर वही डेल्टा एच माइनस क्या था आपका? टी डेल्टा एस। तो ऐसे केस में अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो क्या होना चाहिए? ऑलमोस्ट टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता हूँ तो डेल्टा जी ऑलमोस्ट कैसा रहना चाहिए? 0 क्यों बोल रहे हो? डेल्टा जी तो ऑलमोस्ट सेम रहना चाहिए ना, कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई मेजर चेंज नहीं आना चाहिए, डेल्टा जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहना चाहिए आपका। और डेल्टा जी कांस्टेंट रहना चाहिए, तो इस हिसाब से ये जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, यहाँ वाला जो ग्राफ बनेगा डेल्टा जी का ग्राफ टेम्परेचर के साथ, वो कैसी लाइन रखेगा?
ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन रखेगा इस टाइप से, ठीक है, इस तरीके की एक ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन रखेगा। उसके बाद आप इस केस में बताओ क्या होगा। इस केस में तो डेल्टा एस पॉजिटिव है, और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो डेल्टा जी बराबर क्या, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा बोलो, डिक्रीज होगा टेम्परेचर के साथ। डिक्रीज। ऐसे केस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस बात है ये वैल्यू पॉजिटिव है, और टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू के चलते ये डेल्टा जी की वैल्यू, ये वाला पार्ट, ये कंपोनेंट क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। माइनस होने से डेल्टा जी लगातार क्या होता जाएगा बोलो, डिक्रीज। ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड कोई आया, मैं दरवाजा खोल के आऊँ। ठीक है, मैं क्लास ले रहा हूँ, आप चाय बना दीजिए। हाँ भाई, तो ऐसे केस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाए हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से डेल्टा जी क्या होगा, श्योरली डिक्रीज करेगा। तो इस केस में जो ग्राफ मिलेगा, जो लाइन मिलेगी आपको डेल्टा जी की टेम्परेचर के साथ, वो कैसी लाइन मिलेगी बोलो, वो डाउनवर्ड मिलेगी, ठीक है। ये कौन सी लाइन है, कार्बन प्लस O2 गिविंग क्या, CO2 नहीं गधे, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मतलब क्या है, इसका जो डेल्टा जी है वो किसकी तरफ जा रहा है, मोर नेगेटिव की तरफ या मोर पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव टुवर्ड्स मोर नेगेटिव की तरफ, ये ज्यादा नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, डेल्टा जी जितना नेगेटिव होगा किसी ऑक्साइड का फॉर्मेशन का, वो उतना स्टेबल होगा या कम स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ऑब्वियस बात है, डेल्टा जी जितना नेगेटिव होता है वो प्रोसेस फॉरवर्ड की तरफ उतने अच्छे से जाती है ना, और जितना नेगेटिव, इसका मतलब सीओ का फॉर्मेशन उतना सिंपल, यानी सीओ जो है वो उतना ज्यादा थर्मोडायनेमिकली देखा जाए तो उसका फॉर्मेशन उतना ज्यादा फेवरेबल होता जा रहा है, ठीक है। अब आगे ध्यान दो आप लोग, ये वाले केस में आपका डेल्टा एस कैसा है, फिर से नेगेटिव है, और डेल्टा एस फिर से नेगेटिव है, तो डेल्टा जी बराबर वही डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के बेसिस पे यहाँ अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो डेल्टा जी जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। और डेल्टा जी अगर इंक्रीज करता है तो उस हिसाब से आप लोग सोच लो, बहुत आराम से आपको समझ में आएगा। डेल्टा जी और ये क्या होगा, कैसी लाइन जाएगी, ये ऊपर की तरफ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है। तो कोई लाइन नीचे क्यों जा रही है, कोई लाइन ऊपर क्यों जा रही है, कोई सीधी क्यों निकल रही है, उस ग्राफ में आपको समझ में आ गया होगा। वो सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोसेस के, डेल्टा जी तो हम बना रहे हैं, डेल्टा एस पे डिपेंड करता है, डेल्टा एस के साइन के अकॉर्डिंग होता है। अगर डेल्टा एस की वैल्यू में कोई मेजर चेंज नहीं आएगा तो ऑब्वियस बात है, जब डेल्टा एस ही मेजर चेंज नहीं करेगा तो टी के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद वहां भी कोई खास चेंज नहीं आएगा, तो वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आएगा। और अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो ऐसे केस में माइनस टी की वजह से वो वैल्यू डिक्रीज करेगी, और डेल्टा एस अगर नेगेटिव है तो माइनस टी के साथ नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा जी जो है वो इंक्रीज करेगा। तो कहीं कहीं ग्राफ क्या होता है, नीचे जा रहा होता है किसी वाले, वो जो ऊपर वाले डायग्राम में, और कोई ग्राफ नीचे जा रहा होता है, कोई सीधा रह रहा होता है, तो उसका सीधा या सीधे निकलना या ऊपर जाना किस पे डिपेंड करेगा, डेल्टा एस पे के साइन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, आप यहाँ से समझ रहे होगे, इस प्रोसेस में मैंने क्या बनाया, CO से CO2 बनाया, इस प्रोसेस में मैंने C से CO2 बनाया, और इस प्रोसेस में CO बनाया कार्बन से। तो CO बनाने वाली लाइन टेम्परेचर बढ़ाने पे किधर की तरफ जा रही है, तो आप तो एक तरीके से बताओ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो CO2 के रिलेटिवली CO का फॉर्मेशन थर्मोडायनेमिकली ज्यादा फेवरेबल होगा या लेस फेवरेबल होगा, ज्यादा फेवरेबल होगा, क्योंकि डेल्टा जी उतना ही ज्यादा नेगेटिव होता जा रहा है, मतलब थर्मोडायनेमिकली उसके बनने की टेंडेंसी उतनी अच्छी होती जा रही है। तो इसीलिए तो आप लोगों को मैं 2-3 क्लास से लगातार बोल रहा था कि जब भी हम कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं और जब हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग के केस में आप जनरली सामने CO2 नहीं बनाया करते, बल्कि कौन सा प्रोडक्ट बनाते हो, CO बनाते हो कई, ठीक है। तो ये जो CO बनाने वाला पर्पज है, ये मैंने आपको समझा दिया किस वजह से CO बनाते हो। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये थर्मोडायनेमिकली हाई टेम्परेचर पे इसका जो फॉर्मेशन है वो उतना ज्यादा फेवरेबल हो चुका होता है। पल्ले पड़ रहा है क्या कह रहा हूँ। अच्छा, मैं हाँ एलिंगम डायग्राम में दिखा भी दूं आपको
ठीक है। यहाँ पे जो मैं मेन लाइन जो मेरे को शो करनी है, जिसकी बात चल रही थी, यहाँ पे आप लोग ध्यान दो इन 3 लाइनों की। ठीक है, एक लाइन तो आपको ये देखो, ये लाइन आपको दिख रही है, कौन सी लाइन है ये? ऊपर पढ़ो, इस लाइन पे क्या लिखा हुआ है? C+O2 गिविंग CO2। तो ये लाइन सीधी क्यों निकली, ये समझ में आ गया आप लोगों को? क्योंकि कार्बन Yes, सॉलिड sir. है, कार्बन सॉलिड है, O2 गैस है, CO2 गैस है, तो यहाँ कोई मेजर चेंज इसमें नहीं आया होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखो दूसरा केस, यहाँ पे आपके पास कार्बन प्लस O2 से CO बन रहा है। ये लाइन देख रहे हो आप लोग किधर जा रही है? नीचे जा रही है। ठीक है, तो ये जो नीचे जाने का जो केस था, इसका भी कारण आपको समझा दिया मैंने, क्योंकि इस केस में डेल्टा एस क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव। ठीक है, तो डेल्टा एस इस केस में नेगेटिव है कि पॉजिटिव? पॉजिटिव है। पॉजिटिव डेल्टा एस है, सॉरी। और पॉजिटिव डेल्टा एस है, तभी तो इसका सीओ का फॉर्मेशन जो है वो और ज्यादा होता जा रहा है। और एक ये लाइन देखो, ये वाली लाइन यहाँ पर है, ये लाइन देखो। ठीक है, ये लाइन क्या कर रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। CO प्लस O2 गिविंग CO2 वाली लाइन ऊपर जा रही है। तो ये लाइनों को, तीनों लाइनों को मैं नीचे आपको इनडायरेक्टली समझा चुका हूँ। कोई लाइन नीचे और ऊपर और ऑलमोस्ट सेम रहने वाले का फंडा क्या है। ठीक है, अच्छा अब आप लोग ध्यान दो जरा, ये एक पॉइंट ये हो गया कि हम इस ग्राफ में क्या दिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, कहीं कहीं आप देखोगे इस ग्राफ में कि इस ग्राफ में कहीं कहीं ये अचानक से स्लोप चेंज हो गया। ठीक है, ये स्लोप देखो, यहाँ ये स्लोप देखो जिंक वाले केस में। ठीक है, अचानक से आप देखोगे कि कहीं कहीं जो है स्लोप में अचानक एक सडन चेंज आ रहा है। ये चेंज क्यों आता है? मेटल सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा मान था लो अब उसका। जिंक जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जिंक सॉलिड से अब किस में बदल गया? लिक्विड में। अब लिक्विड में बदलेगा तो आप डेल्टा एस क्या लेते हो? डेल्टा एस लेते हो तो इसका और इसका और एंट्रोपी का डिफरेंस लेते हो ना। अच्छा, एंट्रोपी डिफरेंस लेते हो तो सॉलिड की रैंडमनेस अलग थी, और जब ये लिक्विड में बदल जाएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो सॉलिड के मुकाबले लिक्विड की रैंडमनेस क्या होगी? ज्यादा होगी, अलग होगी, सीधी सी बात है। तो अचानक इन दोनों के फेज में चेंज आ जाने के चलते किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में डेल्टा एस की वैल्यू अचानक चेंज होगी। और डेल्टा एस ही तो आपके लिए क्या था? अगर डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, तो डेल्टा एस ही तो आपका स्लोप था ना। सर तो इस केस में लाइन मतलब जो स्लोप है वो थोड़ी डिक्रीज होनी चाहिए ना, वो क्योंकि डिपेंड कर, कंपैरेटिवली कम बढ़ रही है। एंट्रोपी कंपैरेटिवली क्या हो रही है? कम बढ़ रही है लिक्विड से गैस जाने पर। लिक्विड से गैस जाने पर नहीं, ये सॉलिड है आपके पास। ठीक है, और ये लिक्विड है। और ये मैं हो सकता है गलत को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, हो सकता है पहले जिंक ऑक्साइड लिक्विड में जाता हो। ठीक है, तो मैंने तो एक ये पॉसिबिलिटी ली है कि क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से इनमें से किसी सॉलिड का क्या हो जाता है? फेज चेंज हो जाता है। ठीक है, और सॉलिड का जब फेज चेंज हो जाता है तो वहां पे अचानक से डेल्टा एस की वैल्यू में ऑब्वियस सी बात है चेंज आएगा। ठीक है, और डेल्टा एस की वैल्यू में अगर चेंज आएगा तो डेल्टा एस में चेंज आएगा तो ऑब्वियस सी बात है स्लोप में भी अचानक क्या होगा? चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सडन चेंजेस होते हैं, वो सडन चेंजेस किस वजह से होते हैं किसी ग्राफ में? ये एलिंगम डायग्राम में फेज चेंज ठीक है। तो अच्छा पहले ये बताओ, इन तीनों ग्राफ को अगर एक साथ दिखाया जाए, ठीक है, तो एक साथ अगर इन तीनों ग्राफ को दिखाया जाए तो आपको कैसा ग्राफ मिलेगा बोलो? ये कार्बन प्लस O2 गिविंग CO2 वाली लाइन आपको लगभग ऐसी मिलेगी। कार्बन प्लस कौन सी? O2 गिविंग CO2 गैस, ये लाइन ऐसी मिलेगी। ये जो लाइन है आपके पास, एक लाइन आपको ऐसी मिलेगी। ठीक है, एक सेकेंड, आपको एक लाइन ऐसी मिल रही है। ठीक है, और एक लाइन आपको कैसी मिल रही है? इस हिसाब से मिल रही है। ये क्या हो गया, सॉरी, इसका एरो गलत डायरेक्शन में लग गया है। एक सेकंड रुकना। शांति रखो भाई। एक लाइन ऐसी मिल गई आपको, और एक लाइन आपको जो है इस टाइप से मिल जाएगी। ठीक है,
ये इस टाइप की कुछ लाइन मिलती है, और भगवान की दया से समझ लो कि ये लाइन लगभग बहुत क्लोज से पॉइंट से जाती है, एग्जैक्टली सेम हो वो जरूरी नहीं है, लेकिन आसपास वाले से पॉइंट से जाती है। ठीक है, तो बताओ यार, ये किसी के यहाँ कुछ बच्चा ज्यादा ही शोर कर रहा है, उसको म्यूट रखो। ठीक है, मतलब अपने आप को म्यूट रखो या उसको शांत रखो। ये बताओ यहाँ पे आपके पास क्या है, ये वाली लाइन कौन सी लाइन थी बोलो? 2C सॉलिड प्लस O2 गैस क्या बनाते हुए था? CO2 CO गैस बनाते हुए था। और ये वाली लाइन किसके करस्पॉन्डिंग थी बोलो? CO गैस प्लस O2 गैस प्लस, और क्या बनाते हुए था? CO2 2CO2 गैस बनाते हुए ये लाइन थी। तो ये अलग अलग लाइन है आपके पास टेम्परेचर बढ़ाने पे। यहाँ डेल्टा जी है, ये वैल्यू पहले आप समझो, इस बात को फील करोगे कि इनका जो फॉर्मेशन वैल्यूज होती हैं ये जनरली नेगेटिव होती है, और नेगेटिव से ये वाला और ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, ये ऑलमोस्ट सेम रह रहा है, और ये नेगेटिव से किसकी तरफ जाता है? पॉजिटिव की तरफ जाता है। क्या बढ़ाने से? टेम्परेचर बढ़ाने। ठीक है, तो इस चीज को अगर आप अच्छे से समझ लियो तो उसके बाद अगर अपने आगे डील करते हैं। अभी इस लाइन पे, इस ग्राफ पे मैं दोबारा आऊंगा। ठीक है, उससे पहले मुझे आपको कुछ छोटा मोटा पॉइंट समझाना है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट cause of sudden change in slope। ठीक है, cause of sudden change in slope in एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम में सडन चेंज क्यों आया है स्लोप में? तो इसका कारण क्या होगा बोलो? बिकॉज ऑफ फेज चेंज इन एनी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। वो फेज चेंज ऑब्वियस बात है किसी में भी हो सकता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने से हो सकता है कोई सॉलिड लिक्विड में चला गया हो, या कोई लिक्विड था तो वो गैस में चला गया हो। तो वो फेज चेंज जब हो जाएगा तो उसका डेल्टा एस वैल्यू चेंज हो जाएगा, और डेल्टा एस वैल्यू चेंज हो जाएगा, इससे डेल्टा एस क्या कर जाता है? फेज चेंज होगा तो डेल्टा एस चेंज होगा, और डेल्टा एस चेंज होगा तो उसके चलते डेल्टा जी में अचानक क्या होगा? डेल्टा एस ही तो स्लोप है, सॉरी, डेल्टा एस ही क्या है आपके पास? उसका स्लोप है। ठीक है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस, ये आपके पास क्या है? इसका स्लोप है, जहाँ पे हम डेल्टा जी वर्सेस टी ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, तो स्लोप ऑटोमेटिकली चेंज होगा। एक ये पॉइंट क्लियर कर दिया आपको। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक बात और देखते हैं। अब इसमें थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस में मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, एक बात बताओ, दो ग्राफ हैं। ठीक है, क्या है आपके पास? दो ग्राफ हैं। एक में कोई मेटल है ए सॉलिड, इसने O2 से रिएक्ट करके, और AO2, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है या एग्जांपल समझ लो कि एलिंगम डायग्राम से हम करेंगे क्या। तो A सॉलिड प्लस O2 गैस, ठीक है, ये सारा का सारा थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से O2 गैस गिविंग AO2 सॉलिड। मान लो ऐसा मैंने कोई सॉलिड बना रखा है। ठीक है, और दूसरी तरफ कोई B सॉलिड है, वो O2 के साथ रिएक्ट करके BO2 सॉलिड बना रहा है मान लो। ठीक है, अब एक केस 1 है। ठीक है, केस 1 है आपके पास कि ये दोनों लाइनें इस तरीके से क्रॉस कर रही हैं, एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये। ठीक है, ये है A प्लस O2 गिविंग क्या? AO2 सॉलिड वाली लाइन, ये B प्लस O2 गिविंग BO2 सॉलिड वाली लाइन। ठीक है, तो अगर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन और ये क्या है आपका? टेम्परेचर है। ठीक है, तो इस ग्राफ को देखते हुए आपको सिर्फ इन दो ग्राफ को नजर रखना है। एलिंगम में तो कई सारे बने हुए हैं, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले मैं दो ही ग्राफ को लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आपसे अगर ये पूछा जाए, ठीक है, दो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, कौन सा सही है आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है मान लो। ठीक है, विल ए, ठीक है, रिड्यूस BO2, ठीक है, मतलब ऑक्साइड ऑफ बी। ए जो है वो BO2 को रिड्यूस करेगा या नहीं करेगा? बी मतलब ये जो बी कोई रैंडम एलिमेंट लिया हुआ है उसके ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा या नहीं करेगा? एक क्वेश्चन मेरा ये है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, विल वी रिड्यूस ऑक्साइड ऑफ AO2। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ रहे हो मेरा? यस सर। तो ये मेरे क्वेश्चन है। आपको इस डायग्राम को देख के ये पता करना है
कि ए जो है वो BO2 को रिड्यूस करेगा या नहीं करेगा, या बी जो है वो AO2 को रिड्यूस करेगा या नहीं करेगा, बताओ। तो अब एक बात सर सुनो, ए नहीं करेगा, बी करेगा। सुन लो मेरी बात, अब सुन लो मेरी बात, ठीक है। यहाँ पे आपके पास अगर ये रिड्यूस कर लेता है तो इसकी केमिकल रिएक्शन क्या लिखोगे? BO2 प्लस CO2 plus सॉलिड प्लस ए, CO2 बी प्लस AO2। बी सॉलिड प्लस AO2 तो सॉलिड, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन इन दोनों की हेल्प से कैसे बनेगी? अच्छा चलो उसको छोड़ो, ठीक है। ये बताओ यहाँ पे अगर ये मेटल है और सॉलिड मेटल है, तो सॉलिड मेटल है तो इनका मतलब ये किस फॉर्म में, इनका गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? स्टैंडर्ड एलिमेंटल फॉर्म का गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? 0। 0 होता है। तो ए का और बी का स्टैंडर्ड एलिमेंटल ऑफ फॉर्मेशन के चलते, स्टैंडर्ड एलिमेंटल फॉर्म के चलते इनका गिव्स, सुनो यार शांति रखो, इनका गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन 0 है। अरे यार ये कौन बेवकूफ आदमी है, कौन है ये? सर हमारे नहीं आता हो। चलो यहाँ पे ध्यान दो, डेल्टा जी की जब बात करें हम लोग, तो डेल्टा जी जो होगा, पहली बात तो क्या होता है कोई रिएक्शन का, डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट, ये लिखते हो ना, डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखते हो। इस लाइन को मैं दोबारा लिख दूंगा आप लोगों के सामने, ये जगह नहीं बच रही है, तो ये आप लोग लिखते हो। अब ये बताओ, डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात करोगे आप लोग, तो इसमें बी सॉलिड आएगा और AO2 आएगा। बी सॉलिड का गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? 0 है। तो आपके पास डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका आ जाएगा? AO2 सॉलिड का। और इधर रिएक्टेंट साइड से किसका आएगा? डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BO2। अब इस ग्राफ BO2 सॉलिड जो भी, ठीक है। तो अब ये बताओ आप लोग मेरे को, इन दो लाइनों को देखो, इन दो पॉइंट को किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स को अगर आप देखते हो, तो आप देखते हो ना कि ये वाला जो ग्राफ है, या ये जो BO2 का जो गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन है, ये ग्राफ किस चीज का है? ये वैल्यू BO2 का गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ये AO2 का है। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, उनका गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है। और ये उसको, ये ग्राफ में उसी चीज को शो किया गया है। तो ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बोलो? गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AO2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी पर्टिकुलर BO2 को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी, हाँ। और ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AO2 को। तो इस केस में कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है? ग्राफ से आपको गिव फ्री एनर्जी ऑफ AO2 ज्यादा है। तो ग्राफ से आप ये समझ पा रहे हो फ्रॉम ग्राफ, ठीक है। गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BO2 जो है वो बड़ा है किससे? नहीं, छोटा है किससे? छोटा है गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन AO2 ऑफ से। सॉलिड से। तो बताओ, अगर ये वैल्यू छोटी हो, ये वैल्यू बड़ी हो, तो ये डिफरेंस कैसा आएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव डिफरेंस आएगा। और अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव आया है, तो इसका क्या कंक्लूजन निकला आप? ये डेल्टा जी कोई डेल्टा जी नेगेटिव है, इसका मतलब प्रोसेस क्या हुई? नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई। तो डेल्टा जी जब नेगेटिव हो गया, तो डेल्टा जी नेगेटिव में क्या होता है? प्रोसेस पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस। ना। नेगेटिव हुआ तो हाँ तो पॉजिटिव है, तभी तो नॉन स्पॉन्टेनियस लिख रहा हूँ। डेल्टा जी सर आप स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव बोल रहे थे। आप नेगेटिव बोले हैं गलती से। पता नहीं, मैंने लिखा तो पॉजिटिव है। डेल्टा जी पॉजिटिव है, तो प्रोसेस कैसी है आपके पास? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो डेल्टा जी पॉजिटिव होने की वजह से प्रोसेस जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इसका मतलब ये जो आंसर है, इसका आंसर क्या होगा? ए कैन नॉट रिड्यूस, किसको? BO2 को, ठीक है। अच्छा अगर उसका उल्टा क्वेश्चन पूछा होता है, वही जो हमने बोला, विल रिड्यूस AO2, ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? ऑब्वियस बात है, अगर ये रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस नहीं थी, तो इसकी रिवर्स रिएक्शन अगर आप लोगे, B प्लस सॉलिड में, क्यों फालतू का ताम झाम करूं, आप समझ जाओ ना, रिवर्स रिएक्शन फिर क्या हो जाएगी? क्या हो गया, कोई बोल नहीं रहा है? हेलो।
हाँ भाई, आवाज आ रही है मेरी? Yes. Yes, sir. वो एक्चुअली नेटवर्क चला गया था मेरे यहाँ, ठीक है। दोबारा शेयर कर दे रहा हूँ आपके साथ, रुकिए। हाँ भाई, तो बताओ बी जो है वो AO2 को रिड्यूस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? तो इसका सीधा आंसर क्या बनेगा आपका? Yes. तो ऑब्वियस बात है, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का डेल्टा जी अगर पॉजिटिव था तो रिवर्स रिएक्शन का ऑटोमेटिकली बिना निकाले ही बता सकते हो ना कि क्या होगा, नेगेटिव होगा। बी अगर AO2 को रिड्यूस करे तो इसके लिए आपको ये रिएक्शन रिवर्स करके लिखनी पड़ेगी। तो बी सॉलिड प्लस AO2 सॉलिड गिविंग क्या है? A सॉलिड प्लस BO2 सॉलिड, ठीक है। तो आप क्या समझे इस ग्राफ से कि आपके पास जिस भी एलिमेंट का जो नीचे वाली लाइन है उसका जो ये रिएक्टेंट वाला पार्ट है, ये रिएक्टेंट वाला पार्ट ऊपर वाले के ऑक्साइड को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो एलिंगम डायग्राम आपको यही सिखाता है, ठीक है, कि जो भी ग्राफ होगा, जैसे यही ग्राफ को मैं थोड़ा दोबारा बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो इस टाइप का ग्राफ है आपके पास, यहाँ पे A प्लस O2 गिविंग AO2 था, और यहाँ क्या है? B प्लस O2 गिविंग BO2 था। तो B वाला जो होगा, ये वाला जो रिएक्टेंट है, ये इसके ऑक्साइड को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस कर देगा। ये जो है इसके ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। मतलब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं या उन रिएक्टेंट्स होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग जो ऑक्साइड होते हैं वो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनका डेल्टा जी क्या है? ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है, यानी कम है डेल्टा जी कम है, ज्यादा नेगेटिव है, तो वो थर्मोडायनेमिकली कैसे होंगे बोलो? ज्यादा स्टेबल होंगे। तो इसलिए वो ऐसा एलिमेंट ऊपर वाले के ऑक्साइड को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो जो ग्राफ जितना नीचे जाएगा, ठीक है, उसका रिएक्टेंट साइड उतना अच्छा क्या होगा बोलो? रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। जो ग्राफ जितना नीचे जाएगा उसका उसका जो रिएक्टेंट साइड है या जो मेटल है, जो एलिमेंट है, वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये आपको समझाया जाता है एलिंगम डायग्राम में, ठीक है। एलिंगम भाई साहब ने क्या किया, ये आपको तो सिर्फ 12th लेवल पे आपको इसमें कुछ ज्यादा मजा नहीं आएगा, लेकिन उस भाई साहब ने क्या किया, जो मेटलर्जिस्ट लोग हैं उनकी एक बहुत बड़ी समस्या को दूर कर दिया। उसने बहुत सारे जो डेल्टा जीओ फॉर्मेशन के एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज थी, ठीक है, उसको अलग अलग टेम्परेचर पे लेकर के उनका एक ग्राफ बना के उसका इस तरीके से एक डायग्राम बनाया। ये डायग्राम इतना छोटा सा डायग्राम नहीं होता है, ठीक है, इस डायग्राम में बहुत कुछ छुपा होता है। मैं दोबारा इस डायग्राम को नीचे पेस्ट कर दे रहा हूँ। इसमें और बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, और उन वैल्यूज को यूज करके या उन ग्राफ को यूज करके मेटलर्जिस्ट लोग जो है वो देखते ही आइडिया लगा लेते हैं कि कौन सी प्रोसेस कहाँ पे यूज की जानी चाहिए, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दो, क्या मैं मैग्नीशियम, पहले ये जैसे ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझो मेरे क्वेश्चन, कैन वी रिड्यूस Al2O3 विद मैग्नीशियम? और दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, कैन बी था यार, कैन वी लिखना था और मैं क्या ही लिख दे रहा हूँ, कैन वी रिड्यूस, और कैन वी रिड्यूस MgO विद Al, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन का जवाब दो आप लोग इस ग्राफ को देख के। पहला यस, दूसरा नो। पहला यस, दूसरा नो। सही से सोच लेना नालायक लोगों, सही से सोच लेना। सर अलग अलग टेम्परेचर पे दोनों हो सकता है। आप इस ग्राफ में एक मजेदार पॉइंट नोट करो। इस ग्राफ का मजेदार पॉइंट क्या है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक तो ये वाला ग्राफ नीचे चल रहा है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर के ये वाला ग्राफ क्या हो गया, इसका स्लोप चेंज हुआ, और उस स्लोप चेंज की वजह से ये ग्राफ क्या हो गया बोलो? ऊपर हो गया। ऊपर चला हो गया, ठीक है। तो कुछ ग्राफ ऐसे होंगे जो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। ये वाली लाइन तो कईयों को इंटरसेक्ट करेगी, कार्बन वाली लाइन, ठीक है, और कार्बन तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो ये लाइन तो और ज्यादा नीचे की तरफ आती रहती है। इसका तो ये मजेदार पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये ग्राफ और नीचे की तरफ आता जा रहा है, ठीक, और बाकी तो ऑब्वियस बात है ये नीचे की तरफ आएगा, और जो लाइनें ऊपर जा रही है उनके साथ तो ये पक्का क्या करेगा, कट करेगा ही करेगा उनको, ठीक है। वो आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट
करेंगे ही करेंगे, वैसे ये लाइन भी आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, वो स्लोप चेंज की वजह से कर रही है। तो आप मेरे को बताओ कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद कौन किसको रिड्यूस कर पाएगा, इस टेम्परेचर के बाद एल्युमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड को। मैग्नीशियम ऑक्साइड को। कौन सी लाइन नीचे है बताओ? एल्यूमिनियम वाली लाइन नीचे है, ठीक है। एल्यूमिनियम से Al2O3 बनने वाली लाइन नीचे है, और मैग्नीशियम से MgO बनने वाली लाइन क्या है? ऊपर है। तो बताओ कौन किसको रिड्यूस करेगा इस ग्राफ के आधार पे? एल्युमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड को। एल्यूमिनियम जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम विल रिड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड, बट क्या? बट एट वेरी हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर। तो ये एल्यूमिनियम जो होगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर पे रिड्यूस करेगा, ठीक है। और लो इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे क्या होगा? मैग्नीशियम रिड्यूस करेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड को। इन लो टेम्परेचर, मैं यहाँ वर्ड एक अलग यूज करूंगा, मैग्नीशियम इज थर्मोडायनेमिकली कैपेबल। डायनेमिकली कैपेबल, क्या कैपेबल? टू रिड्यूस एयर टू रिड्यूस Al2O3। तो आप इन दोनों लाइनों को समझो, ठीक है। ये थोड़ा साफ सा नहीं लिखा गया, आप लोगों को भेजने में दिक्कत होगी, मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से। इन क्या था आपके पास? लो टेम्परेचर मैग्नीशियम इज थर्मोडायनेमिकली कैपेबल टू रिड्यूस। आराम से समझ में आएगा ये सब, कैपेबल टू रिड्यूस Al2O3, ठीक है। तो लो टेम्परेचर पे मैग्नीशियम जो है वो थर्मोडायनेमिकली कैपेबल है Al2O3 को रिड्यूस करने में, और हायर टेम्परेचर पे एल्यूमिनियम कैपेबल है, या एल्यूमिनियम रिड्यूस कर सकता है किसको? मैग्नीशियम ऑक्साइड को। तो समझ में आ गया? ये जो भी जितना नीचे होगा वो ऊपर वाले को क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है। अब बताओ जिंक आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता? सर कर सकता है। कर सकता है सर। कर सकता है। क्या एल्यूमिनियम जो है वो आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है? यस सर। यस सर, यस सर, मैं खुद यस सर, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है ऑब्वियसली बात है आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, क्या आयरन जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है? नो सर। नो सर। इस एलिंगम डायग्राम के हिसाब से जितना दिया है उसके हिसाब से तो नहीं, और आगे टेम्परेचर, ठीक है। अब इसमें देखो ना, इतना टेम्परेचर आ गया 1200 1600, ठीक है। तो इसके बाद तो हम वैसे भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगा, और उतना हाई टेम्परेचर बनाए रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे कहने को तो हम लोग क्या है, आपको मैंने बताया था एल्यूमिनियम जो होता है उसको हम लोग कौन सी मेटलर्जी से रिड्यूस करते हैं, मैंने ऊपर ऑलरेडी बताया था आपको। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कल की क्लास में इलेक्ट्रोमेटलर्जी इलेक्ट्रोमेटलर्जी की हेल्प से, इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से, मोल्टन स्टेट इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या कार्बन जो है वो रिड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम को, तो आपको तो लगेगा कि हाँ। देख रहे हो ना, ये ग्राफ इसको इंटरसेप्ट करते हुए नीचे तो आया है ना। अरे जो कार्बन वाली लाइन है वो लाइन इस ग्राफ को क्रॉस कर रही है ना, यस सर। ठीक है। लेकिन ये टेम्परेचर कितना है? यस सर। टेम्परेचर हजारों में 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो क्या मेटलर्जी में इतना हाई टेम्परेचर कंटिन्यूअसली मेंटेन रख पाना हमारे लिए पॉसिबल होगा? ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, इसके लिए कितना ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन होगा और कितना हाई टेम्परेचर वो हो जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, कहने को तो आपको इस डायग्राम से नजर आ रहा होगा कि हम कार्बन की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि एलिंगम डायग्राम केवल आपको ये नहीं दिखाता कि वो रिड्यूस कर दिया, वो आपको एक रेंज भी दिखाता है। इसमें प्रॉपरली टेम्परेचर रेंज बनी हुई होती है, ठीक है। एलिंगम का जो एक्चुअल डायग्राम होता है उसमें बहुत सारे और कंपाउंड्स होते हैं, और यहाँ प्रॉपरली क्या बनी होती है? अलग अलग टेम्परेचर रेंज बनी हुई होती है, ठीक है। और ये जो अलग अलग टेम्परेचर रेंज बनी होती है, तो उसी से आप पता करते हो कि किस टेम्परेचर रेंज में किस रिड्यूसिंग एजेंट को यूज कर पाना है पॉसिबल है और किसको नहीं कर सकते, ठीक है। क्या फेरस ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए मैं कार्बन की हेल्प ले सकता? यस सर। बहुत आराम से ले सकता, क्योंकि यहाँ पे तो ये इस टेम्परेचर रेंज में भी इसके क्या है? नीचे है। ये वाली लाइन देखो, ये ग्रीन वाला सिंबल देखो, और ये ग्रीन वाला डॉट देखो, कौन नीचे है बोलो?
कार्बन वाला। कार्बन मोनोऑक्साइड वाला जो ग्राफ है वो नीचे है और FeO वाला ग्राफ इस पॉइंट पे ऊपर है। और क्या ये बहुत हाई टेम्परेचर रेंज है क्या? नो सर। नो सर। बहुत हाई टेम्परेचर रेंज है नहीं ये, और बहुत हाई टेम्परेचर रेंज नहीं है तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो कि आयरन ऑक्साइड को, अच्छा जिंक ऑक्साइड को भी हम लोग कार्बन की हेल्प से रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सर कर सकते। कर सकते सर। कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखो, ये ग्राफ देखो और ये पॉइंट देखो, ऑब्वियसली बात है कार्बन वाली लाइन इसके नीचे आ गई है, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड को भी हम कार्बन की हेल्प से रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो मॉडरेट एक्टिविटी वाले जो भी हैं, मॉडरेट रिएक्टिविटी वाली जो भी मेटल्स हैं, उनको हम लोग बड़े आराम से कार्बन की हेल्प से क्या कर सकते हैं? रिड्यूस रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम जैसे बहुत हाई रिएक्टिविटी वाले को रिड्यूस नहीं कर सकते। ये समझ में आ गया आपको एलिंगम डायग्राम का Yes, पर्पस sir. क्या है? ये एलिंगम Yes. डायग्राम आपको ये बताता है कि किसके लिए और किस टेम्परेचर रेंज में हमें किस एलिमेंट को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है आप लोगों को। अच्छा एक बात बताओ, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन? ये जो ग्राफ था इसको मैंने कट करके छोड़ दिया था, मैंने कहा था कि एक चीज और बताऊंगा। आप बताओ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इन दोनों में ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? कार्बन। अरे फिर वही बात, कार्बन कंडीशन बेस्ड को आंसर दो ना यार, कार्बन, लोअर टेम्परेचर पे कार्बन कंडीशन मोनोऑक्साइड। बेस्ड क्वेश्चन दो, जवाब दो। ये CO से CO2 बनना, लो टेम्परेचर रेंज पे CO से CO2 बनना थर्मोडायनेमिकली ज्यादा फिजिबल है किससे क्या बनने के मुकाबले? कार्बन मोनोऑक्साइड के बनने के मुकाबले। C से कार्बन से CO मोनोऑक्साइड। बनने के रिस्पेक्ट में या कार्बन से CO2 बनने के रिस्पेक्ट में। तो कार्बन से CO बने चाहे CO2 बने, उसके रिस्पेक्ट में CO से CO2 बनना थर्मोडायनेमिकली ज्यादा फिजिबल है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी इस बात को भी ध्यान रखना, अक्सर आपसे पूछा भी जाता है, ठीक है। ये टेम्परेचर कुछ 710 वगैरह के आसपास होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। ये जो इंटरसेप्ट करने वाला जो टेम्परेचर ऑलमोस्ट 710 डिग्री सेल्सियस वगैरह के आसपास कुछ होता है, या जो भी होता है मैं बता दूंगा आपको। तो इधर ध्यान दो, इन लो टेम्परेचर रेंज कौन ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO is better reducing agent than carbon. CO is better reducing agent than carbon, ठीक है। CO is better reducing agent than carbon, ठीक है। और इन हाई टेम्परेचर रेंज आप क्या सीखे यहाँ पे? हाई टेम्परेचर रेंज में आप क्या सीखे? अरे यार ये क्या हो गया, ये पूरा ही दिल कट गया। और इन हाई टेम्परेचर रेंज आप देख लो, हाई टेम्परेचर रेंज में ये वाला जो ग्राफ है वो नीचे आ गया, ये वाला ग्राफ अब ऊपर जा रहा है। मतलब कार्बन से CO का बनना थर्मोडायनेमिकली क्या होता जा रहा है? ज्यादा फिजिबल हो रहा है। तो कार्बन से CO का बनना ज्यादा फिजिबल हो रहा है थर्मोडायनेमिकली, तो आप कह सकते हो इन हायर टेम्परेचर रेंज, हायर टेम्परेचर, ठीक है, कार्बन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट किसके मुकाबले भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। तो ये दोनों बातें ध्यान रखोगे, कार्बन में और कार्बन मोनोऑक्साइड में कौन ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड लो टेम्परेचर रेंज में ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और कार्बन जो है वो हाई टेम्परेचर रेंज में। लेकिन कार्बन अगर हाई टेम्परेचर रेंज में ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो सामने बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनाओगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बनाओगे। जैसे आप लोगों को ब्लॉक केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे होगे तो वहां मैंने एक रिएक्शन लिखी होगी, ठीक है। क्या रिएक्शन? कि आप लोग जब SiO2 को कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग हीट करते हो तो प्रोडक्ट क्या बनता है? सिलिकॉन लिखा है प्लस CO लिखा है मैंने। तो CO क्यों बनाया हम लोगों ने? क्योंकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए आपको हाई टेम्परेचर में जाना पड़ेगा, और हाई टेम्परेचर में किसका बनना ज्यादा थर्मोडायनेमिकली अच्छा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। तो इसलिए आप ये कंफ्यूज मत होना कि ज्यादातर क्वेश्चन में जहाँ CO2 बना सकते थे वहां CO क्यों बनाते हैं, क्योंकि CO वाली लाइन ऐसे निकल जाती है और CO वाली लाइन नीचे की तरफ आ जाती है और CO2 वाली लाइन सीधी सीधी निकल जाती है। ठीक है नालायक लोगों,
यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर इसी डायग्राम में मैं आपसे बात करूं तो मैं आपको बता दूं, सिल्वर और मान लो गोल्ड या इस टाइप की कोई एलिमेंट होती, तो उसका जो डेल्टा जी ऑफ उसका जो ऑक्साइड फॉर्मेशन होता वो यहाँ इस लाइन को, जीरो लाइन को क्रॉस कर रहा होता। ठीक है, जीरो लाइन को क्रॉस कर रहा होता। तो आप लोग ब्लॉक केमिस्ट्री के रिसेंट के लेक्चर अगर आपने थोड़े भी देखे हैं, शुरुआत वाले ही, तो वहां पे आपको बताया गया है कि सिल्वर का जो ऑक्साइड होता है उसको आप गर्म करते हो तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर जाता है, G+O2 में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, Ag और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। बताया हुआ है आप लोगों को। यस यस सर। ठीक है, क्यों हो जाता है? क्योंकि ये ऐसे ऑक्साइड जो होते हैं थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल होते हैं, मतलब इनका डेल्टा जी बहुत कम नेगेटिव था और टेम्परेचर बढ़ाने पे वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, पॉजिटिव में चला गया। और पॉजिटिव में चला गया तो इस टेम्परेचर से ज्यादा जब आप हीट कर दोगे, ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, उससे ज्यादा जब आप हीट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, उस केस में आपको कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेना ही नहीं पड़ेगा, वो खुद ही क्या हो जा रही है, वैल्यू पॉजिटिव हो जा रही है तो इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव हो जा रहा है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन क्या है, ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए जो मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं, मरकरी, आप लोग ब्लॉक केमिस्ट्री के लेक्चर याद करो, ठीक है, जिन्होंने देख लिया होगा, मैंने बताया थे प्लेटिनम हुआ, मरकरी हुआ, गोल्ड हुआ, ठीक है, या उसके अलावा कौन, सिल्वर है, ठीक है, ये इस टाइप के सीक्वेंस में था, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी और ये Hg, ठीक है। तो इनके ऑक्साइड्स को, कॉपर को सेमी नोबल बताया था। तो इनके ऑक्साइड्स को जब आप गर्म करते हो तो इनके ऑक्साइड गर्म करने से डायरेक्टली किस में टूट जाते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। तो ये सिल्वर प्लस या करस्पॉन्डिंग मेटल प्लस ऑक्सीजन में डिकम्पोज कर जाते हैं, क्योंकि इनकी लाइन इस जीरो लाइन को क्या कर जाती है, उस टेम्परेचर में क्रॉस कर जाती है, जिसका मतलब रिवर्स रिएक्शन का जो डेल्टा जी होगा वो कैसा हो जाएगा, इधर से इधर का डेल्टा जी इस केस में पॉजिटिव है, तो इसका मतलब रिवर्स का नेगेटिव हो गया, नेगेटिव होना तो मतलब वो स्पॉन्टेनियस हो गया, मतलब वो डिकम्पोज कर जाएगा। तो इस टेम्परेचर के बाद वो क्या होगा, अपने आप से ही डिकम्पोज कर जाएगा। उसके लिए आपको किसी रिड्यूसिंग एजेंट की फिर अपने आप ही जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए आप लोग? यस सर। यस सर। आपके साथ थोड़ा सा नेट से, हालांकि एनसीईआरटी में इतना ही है, तो नेट से मैं एक छोटा सा चीज और शेयर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, उसमें थोड़े और होने चाहिए। अब ये नेट से तुम्हारे से को पढ़ाते पढ़ाते अचानक रैंडमली उठाया, तो इसका ऑथेंटिसिटी की मैं गारंटी नहीं ले रहा कितना सही गलत है, कुछ गलत सही भी हो जाते हैं, लेकिन इस ग्राफ को आप नजर डालोगे तो आपको बहुत कुछ तो नजर आ ही जाएगा, दिख ही जाएगा कि अरे यार ये क्या नजर आ गया, ये तो मुझे ही नजर नहीं आ रहा है। मतलब बहुत, मैंने बताया ना, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स को उसमें बनाया जाता है, और ये तो कुछ ज्यादा ही गंदा ग्राफ हो गया। ठीक है, छोड़ो, इसमें तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, तो क्या ही बनाऊं इसको, और कोई देखता हूँ। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं आ रहा है, एक सेकंड आ रहा रुको, है सर। आ जाएगा। छोड़ो, चलो मैं आ तो आपके रहा है। साथ करस्पॉन्डिंगली पहले एक हल्का सा क्वेश्चन ही डिस्कस कर ले रहा हूँ। ये मैं कुछ सर्च कर रहा था और अचानक से ये क्वेश्चन दिख गया। ठीक है, तो एलिंगम डायग्राम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ये सबको शो हो रहा है? यस सर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हुए आप बताओ, द एलिंगम डायग्राम फॉर जिंक, मैग्नीशियम एंड कार्बन converting to corresponding oxides is shown।
कार्बन वाला दिया हुआ है, जिंक वाला दिया हुआ है, मैग्नीशियम वाला दिया हुआ है, बस ये 3 का ही दिया हुआ है, ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर जिंक एंड कार्बन हैव इक्वल एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन? 1000 डिग्री। तो 1000 डिग्री सेल्सियस। साफ साफ दिख रहा है। इस पॉइंट पर आकर के ये दोनों ग्राफ क्या हो जाने, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्ट करने वाला जो ये ग्राफ है यहाँ पर, ये ऑलमोस्ट किस रेंज पे, 1000 डिग्री पे, ठीक है। तो 1000 डिग्री पे, तो 1000 डिग्री पे कार्बन की जो एफिनिटी है और जिंक की जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए, वो ऑलमोस्ट बराबर हो गई है। और उससे ऊपर जाने पे क्या होगा, उस टेम्परेचर से ज्यादा कर देंगे तो तब कार्बन की होगी ऑक्सीजन एफिनिटी ज्यादा। तो कार्बन की एफिनिटी ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ज्यादा, जिंक के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो जाएगी, और कार्बन की एफिनिटी ज्यादा हो जाएगी, तो इसी वजह से वो जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर पाएगा। उसके बाद है टू मेक द फॉलोइंग रिडक्शन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन greater than 1000 degree Celsius. ग्रेटर देन 1000 की बजाय एक बात बताओ, क्या एक आप प्रोसेस को थर्मोडायनेमिकली करवा रहे हो, 1000 तो वैसे भी ग्रेटर वाला ऑप्शन दिया ही नहीं है, ठीक है। तो आप क्या इस रेंज टेम्परेचर, क्या इस रेंज के आसपास रखोगे? ये तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर रेंज हो गया ना, ठीक है। इसके आसपास वाला तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर रेंज है। तो रिएक्शन को थोड़ा प्रॉपर्ली करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर। थोड़ा तो टेम्परेचर हाई मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो 1000 डिग्री तो कौन सा टेम्परेचर था, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर था, ठीक है। तो आपको प्रॉपर्ली ये रिएक्शन करवानी है। जैसे अब आप आइस की मेल्टिंग की बात करते हो, तो आइस की मेल्टिंग 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है, तो आप उसको करवाने के लिए 1 डिग्री टेम्परेचर रख दोगे, वो आपको सही लग रहा है क्या? ठीक है। नो तो सर। ऑब्वियस ही आता है, उसके लिए कुछ रूम टेम्परेचर 30-40 डिग्री या 20 डिग्री कुछ तो बढ़ा के रखोगे, ठीक है। तो ये वही बात है कि आप ये 1000 डिग्री तो ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम वाला रेंज हो गया, तो उससे थोड़ा हमें ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। हमने 1100 डिग्री से ज्यादा मेंटेन कर दिया, तो यहाँ पे ये वाला आंसर हो जाएगा। At 1100 degree Celsius, which reaction is spontaneous to a maximum extent? डी। बी। ZNO plus C. बी। ZNO plus C. जिंक प्लस सर डी। क्वेश्चन को Fourth सही से देखना, क्वेश्चन को अच्छे से देखना, क्वेश्चन को है, डी वाला होगा। डी वाला क्यों होगा? यस सर। ठीक है। आप इस रेंज में अगर पहुंच गए, तो आप इस रेंज में पहुंच गए, तो आप देखो ना, जिंक और ये जिंक ऑक्साइड वाला, ये कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, और ये किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला, ठीक है। तो बताओ, अगर मैं जिंक ऑक्साइड को मैग्नीशियम से रिड्यूस करूं तो डेल्टा जी का डिफरेंस ज्यादा है, या कार्बन से रिड्यूस करूं तो ज्यादा है? सर मैग्नीशियम. मैग्नीशियम। तो ऑब्वियस बात है, मैग्नीशियम से रिड्यूस करूंगा तो ये रिएक्शन और ज्यादा किधर जाएगी, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड को मैग्नीशियम से ट्रीट करने पे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा या कार्बन से रिड्यूस करने पे? तो ऑब्वियस बात है, ज्यादा अच्छा रिजल्ट तो मुझे मैग्नीशियम से मिलेगा, ठीक है। अब ये भी बता दो, चलो ये अच्छा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। तो क्या मुझे जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कार्बन सेलेक्ट करना चाहिए या मैग्नीशियम सेलेक्ट करना चाहिए? सर कार्बन। सर कार्बन ही सेलेक्ट करना. कार्बन ही करना चाहिए। और मेटलर्जिकल पर्पस तो आपको ऑब्वियस बात है कार्बन सेलेक्ट करोगे, ठीक है। फॉर मेटलर्जिकल पर्पस आप कार्बन सेलेक्ट करोगे, क्यों? फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी की बात नहीं है, लेस एक्सपेंसिव। अरे फिजिबिलिटी तो मैग्नीशियम के साथ ज्यादा है ना। यस सर, लेकिन Yeah. ऑब्वियस बात है, जिंक ऑक्साइड का मैग्नीशियम के साथ अगर आप मैग्नीशियम के रिलेटिवली आप उसको अगर रिड्यूस करोगे मैग्नीशियम लेके, तो डेल्टा जी और ज्यादा नेगेटिव आएगा, और डेल्टा जी और नेगेटिव आएगा तो ये फिजिबिलिटी तो और मतलब थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी तो इसकी ज्यादा है, ठीक है। यस सर। लेकिन फिर भी हम सिलेक्ट किसको करेंगे, कार्बन को, क्योंकि ये कार्बन को। लेस एक्सपेंसिव एंड इजीली अवेलेबल, और क्या है, इजीली अवेलेबल। इजीली अवेलेबल चीज है ये आपके पास, ठीक है। तो ये इजीली अवेलेबल और लेस एक्सपेंसिव है। तो ये सारे क्राइटेरिया भी तो आपको देखने होते हैं। टाइम कितना हो गया यार, टाइम तो हो गया। चलो आज अपने एलिंगम डायग्राम पढ़ाने में ही अपना ये टाइम हो गया है, ठीक है। फिर भी मैं एक लास्ट कोई और शेयर कर दे रहा हूँ जिसमें मुझे कुछ लग रहा हो बताने लायक।
शेयर कर रहा हूँ एक हल्का सा। तो एलिंगम डायग्राम का पर्पज क्या होता है? एलिंगम डायग्राम भाई साहब ने बहुत मेहनत करके, ठीक है, इस टाइप के अलग अलग एलिमेंट्स के डायग्राम बना के दिए थे उसने। ये देखो आपको इसमें बहुत सारे एलिमेंट मिल गए। तो उसकी जो मेहनत थी, ठीक है, वो मेहनत ये बताने में थी कि किसको रिड्यूस करने में हम किस पर्टिकुलर एलिमेंट को यूज कर सकते। तो जरा अब इस कार्बन वाली चीज पे नजर डालो यार जल्दी से, क्योंकि अगली क्लास में मैं दोबारा यहाँ से नहीं स्टार्ट करूंगा। कार्बन वाली चीज पे नजर डालो। क्या मैं निकल ऑक्साइड को कार्बन से रिड्यूस कर सकता? यस सर। बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आयरन ऑक्साइड को मैं कार्बन से रिड्यूस कर सकता? बहुत आसानी से कर सकते हैं। जिंक ऑक्साइड को कार्बन से रिड्यूस कर सकता? कर सकता, ठीक है। तो जिंक हुआ, आयरन हुआ, ठीक है, निकल हुआ, कॉपर हुआ, ये देखो। तो इन सब के ऑक्साइड्स को मैं क्या कर सकता हूँ? कार्बन के हेल्प से रिड्यूस कर सकता हूँ। सिल्वर वाले केस में मैं बता ही चुका हूँ कि उसको रिड्यूस करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली उसको स्ट्रॉन्ग हीट करोगे तो वो खुद ही क्या हो जाएगा? रिड्यूस होता है। रिड्यूस क्या बोलो, डिकम्पोज हो जाएगा, ये बोलो, ठीक है। अच्छा, रिड्यूस तो मैं Mn को भी कर सकता हूँ। Mn के केस में भी हम बहुत हाई टेम्परेचर रेंज में नहीं गए। हाई टेम्परेचर रेंज कहलाएगी जब आप किसको रिड्यूस करने का सोचोगे, एल्यूमिनियम को, मैग्नीशियम को, कैल्शियम को, तब ये रेंज क्या हो जा रही है? तब ये रेंज हमारे रेंज से बाहर हो जा रही है, ठीक है। हमारे मतलब हमारे हम जितना प्रोवाइड कर सकते हैं उससे बहुत ज्यादा बाहर हो जा रही है, ठीक है। तो इस केस को तो नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ वाले केस को हम लोग थर्मोडायनेमिकली क्या कर सकते हैं? कार्बन की हेल्प से रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगली क्लास में मैं यही बताऊंगा कि किसके लिए कौन सा रिडक्शन प्रोसेस जो है वो सिलेक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डील करेंगे, ठीक है। मैं PDF सेंड कर दूंगा। मैं इसको क्लास को खत्म कर रहा हूँ अभी के लिए। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, ठीक।